नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के बारे में समझेंगे कि जो तुगलक वंश है वो किस प्रकार से इसका यहाँ पे शासन रहा और कौन कौन से इम्पोर्टेंट शासक जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो हमने गुलाम वंश को समझ लिया था, 1206 से 1290 का जो इसका काल है। उसके बाद खिलजी वंश, जहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी, क्यूमर्स की हत्या करके। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा और उसके बाद खिलजी वंश का कैसे पतन हुआ वो भी हमने देखा। अब इस वीडियो में हम तुगलक वंश को समझेंगे, जिसका सर्वाधिक सालों तक इन्होंने शासन किया। लगभग 94 वर्ष तक इनका शासन यहाँ पे रहा। और इस श्रृंखला में यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण शासक हम देखेंगे तुगलक वंश से संबंधित। तो पहला महत्वपूर्ण जो शासक है जो कि तुगलक वंश से संबंधित है, उसका नाम आता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, और इसी के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई है, जिसका मूल नाम गाजी मलिक था, जो कि गवर्नर था पंजाब वाले क्षेत्र में। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है, इसी ने स्थापना की थी तुगलक वंश की। दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। एक और महत्वपूर्ण शासक हमको पढ़ना है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और अंत में हम समझेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में, नासिरुद्दीन महमूद। और इसका एक और नाम है मोहम्मद शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक अलग है और मोहम्मद शाह तुगलक अलग है। नासिरुद्दीन महमूद का ही नाम क्या है? मोहम्मद शाह तुगलक। तो ये 4 महत्वपूर्ण शासक हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले शासक हैं यहाँ के गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल है वो 1320 से 1324, मात्र 4 साल का इनका शासन यहाँ पे रहा। अब हमने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये देखा कि जो शुरुआती शासक हैं वो इतने समय तक यहाँ पे शासन नहीं कर पाए। जैसा कि वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, बाद में जलालुद्दीन खिलजी हुआ, और यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक, ये भी 4 साल का इनका शासनकाल रहा। इसका जो मूल नाम है, मूल नाम वो है गाजी मलिक। और ये जब खिलजी वंश का यहाँ पे शासन था तो ये गवर्नर हुआ करता था देपालपुरा का। देपालपुर एक जगह है पंजाब में, उत्तर पश्चिम प्रांत में भारत के। देपालपुर एक जगह है पंजाब में, जहाँ का एक गवर्नर था। और इसने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम आता है, दिल्ली के जो पास ये शहर है तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद एक शहर की स्थापना की किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और इसने सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए नहरें निर्मित करवाई। तो नहरें निर्मित करवाने वाला पहला शासक, प्रथम जो शासक था, फर्स्ट शासक गियासुद्दीन तुगलक था। इसके द्वारा कैनल्स का निर्माण करवाया गया। और 1324 का जो समय है, उस समय इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जब ये बाहर से सैन्य अभियान से आ रहा था तो इसके लिए इसका जो पुत्र था जोना, इसके पुत्र का नाम आता है जोना। तो जोना ने एक इसके स्वागत के लकड़ी का एक एंट्रेंस बनवाया। तो जब ये उसके अंदर से आ रहा था तो वो वहाँ से लकड़ी इसके ऊपर गिर गई और गियासुद्दीन तुगलक की 1324 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो पुत्र था जोना, वो इसके बाद शासन करेगा, जिसी को हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ का सेकंड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी,
उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका जो मूल नाम हमने देखा, ओरिजिनल नाम इसका क्या है, जोना है। तो इसका जो शासनकाल रहा मोहम्मद बिन तुगलक का, वो 1325 से 1351 तक का इसका शासन रहेगा यहाँ पर। और इस व्यक्ति ने जितने भी प्रयास किए अपने शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, हालांकि तुगलक डायनेस्टी के समय जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था। ये दक्षिण भारत तक का क्षेत्र इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। हालांकि केवल बलूचिस्तान को छोड़ दे तो बाकी पूरा भारत इनके कब्जे में था। तो पूरा भारत के क्षेत्र पर अधिकार था और इधर उड़ीसा बंगाल तक का क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में था। तो इसने अपनी जो राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया, कुछ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, करों में वृद्धि की, एक अभियान किया जिसका नाम है खुरासान अभियान। तो उन सब चीज़ों को इसने करने में जो बुद्धि लगाई, हालांकि वो सही कार्य के लिए किया, पर वो सारे जो इसके प्रयास थे वो विफल साबित हुए। और उन्हीं प्रयासों के विफल साबित होने के कारण इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक की उपाधि दी जाती है। तो बुद्धिमान मूर्ख शासक इसको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों? क्योंकि इसने 5 ऐसे प्रयोग किए थे। 5 प्रयोग में पहला प्रयोग तो ये था, अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो इस तरह से ये हमें लगभग इस तरह की आकृति है। यहाँ पर दिल्ली है और लगभग यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी। क्या नाम है? देवगिरी। तो इसको लगा कि ये जो क्षेत्र है देवगिरी का क्षेत्र, यहाँ से आसपास की सभी जगह बराबर दूरी पर हैं। तो इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी शिफ्ट की। तो जो पहला प्रयोग इसका मिलता है, पहला जो प्रयोग था वो था कि दिल्ली से राजधानी को देवगिरी शिफ्ट करना। तो ये इसके लिए एक 1500 किलोमीटर तक लोगों को लेके जाना और संपत्ति यहाँ से लेके जाना, ये इसके लिए जो है बिल्कुल भी इसके लिए लाभकारी नहीं हुआ और इसके विपरीत परिणाम इसके हुए और बाद में इसको देवगिरी से वापस दिल्ली जाना पड़ा। उसके बाद एक प्रयोग और किया इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जैसे इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में चांदी के सिक्के चलाए थे जिनको टाका कहा जाता था, तो उन सिक्कों के स्थान पर इसने कांसे के सिक्के चलाए। तो कांसे के सिक्के का इसने और कांसे के सिक्कों की जो वैल्यू है वो चांदी के सिक्के ही रखी, मतलब वैल्यू में कोई कमी नहीं की, बस सिल्वर की जगह किसके, कांसे के सिक्के का प्रचलन किया एक सांकेतिक मुद्रा के तौर पर। अब धीरे धीरे लोग क्या है कि चांदी महंगी हो गई तो उसका इकट्ठा करने लगे और इस तरह मार्केट में महंगाई हो गई। तो एक तरह से इसने टोकन करेंसी जारी की। हालांकि इसने ये जो उपाय है, ये जो प्रयोग है इसलिए किया था क्योंकि चीन के आसपास के क्षेत्र में ऐसा चलन हुआ तो वहाँ पर यह प्रयोग सफल हुआ था। पर इसने जब ये दिल्ली वाले क्षेत्र में किया तो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसके फेवर में नहीं गया और इसके लिए भी इसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद जो तीसरा प्रयोग इसने किया वो था करों में वृद्धि। करों में वृद्धि, जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, अब इसने सोचा इस तरह कि ये जो गंगा यमुना वाला क्षेत्र है यहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है। तो कृषि अधिक होने के कारण ये भूमि काफ़ी उपजाऊ और यहाँ पर लगभग इसने 50% करों में वृद्धि कर दी। और जैसे ही करों में वृद्धि कर दी तो स्थिति इस प्रकार बनी कि यहाँ पर अकाल पड़ गया। तो अकाल भी इस दौरान पड़ा तो यहाँ के किसान करों की वृद्धि को संभाल नहीं पाए और वहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो एक ये प्रयोग भी इसका गलत हो गया। उसके बाद इसका एक प्रयोग और रहा, वो था खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, तो खुरासान अभियान, खुरासान अभियान क्या है कि खुरासान अभियान में ये हुआ कि जो ईरान के आसपास का क्षेत्र था वहाँ पर कुछ समय के लिए राजा अनुपस्थित था। तो मिस्र के राजा और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक साठगांठ हुई कि क्यों ना अपन चल के उस जगह पर आक्रमण करके उसको जीत लेते हैं। पर ये 1 साल इसको लग गया, 1 साल तक इसने सेनाएं खड़ी करी और जब ये वहाँ पर आक्रमण करने ही वाला था उससे पहले वहाँ के लोगों ने मिलकर वहाँ का एक शासक चुन लिया। तो इसके द्वारा जो सेना बनाई गई लगभग 3,70,000 की सेना, 3,70,000 की सेना इसके द्वारा बनाई गई और उन पर खर्च किया गया।
तो वो जो पूरा उसके ऊपर सैन्य खर्च हुआ वो सब व्यर्थ गया। तो ये खुरासान अभियान, और सैनिक भी काफ़ी इससे नाराज हुए इस बात को लेकर, तो ये भी प्रयास इसके लिए गलत साबित हुआ। एक जो पांचवा जो अभियान है वो है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान, कराचिल अभियान जो है, कराचिल अभियान के लिए इसने एक सेना भेजी। कराचिल जगह पर, जो हिमाचल प्रदेश से आगे की जगह है, वहाँ पर क्या हुआ कि चीनी सैनिकों ने हमला किया और चीनी सैनिकों के खिलाफ इसने अपनी सेना भेजी, और इसकी सेना जो है वो पहाड़ों में ही घूम गई और उनको रास्ता नहीं मिला, और रास्ता नहीं मिलने के कारण उनकी बुरी तरह पराजय हुई, और इस तरह ये जो कराचिल अभियान था ये भी इसका सफल नहीं हुआ। तो इस तरह ये 5 अभियान, इसके 5 प्रयोग इसके सफल नहीं हुए। तो इस तरह इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक की संज्ञा दी जाती है। अब हालांकि ये जो तुगलक वंश था मोहम्मद बिन तुगलक के काल का, तो इस समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, लगभग 34 विद्रोह इसके शासनकाल में हुए। 34 विद्रोह, सबसे ज़्यादा विद्रोह देखने को मिलते हैं इसके शासनकाल में। इसने एक शहर बसाया, उस शहर का नाम आता है, दिल्ली के पास ही है, जहाँपना। तो जहाँपना शहर की इसने स्थापना की। वहीं इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया। हालांकि यह सहिष्णु प्रकार का शासक था, मतलब दूसरे धर्मों को भी महत्व देता था। तो इसका पता हमें कैसे चलता है कि जो माउंट आबू के आसपास के, माउंट आबू क्षेत्र के जो जैन मंदिर हैं, उन जैन मंदिरों का इसने भ्रमण किया। ये होली का त्यौहार मनाता था, जो हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है होली, उसको मनाता था। ये गंगा जल का सेवन करता था, जिसे पवित्र पेय पदार्थ मानते हैं हिंदुओं में, तो गंगा जल पीता था ये। तो इस तरह इसको एक सहिष्णु शासक कहा गया है। और इसका जो सल्तनत काल था, वो सल्तनत काल में इसने चरम सीमा पर सबसे ज़्यादा अधिकार क्षेत्र था वो इसके समय ही था। और इसी के समय इसका जो शासन है उसका विघटन हुआ। और विघटन जो विघटन हुआ, तो विघटन में क्या हुआ कि 2 क्षेत्र इसके साम्राज्य से अलग हो गए। एक क्षेत्र का नाम आता है विजयनगर, एक क्षेत्र का नाम आता है विजयनगर, और जो दूसरा क्षेत्र था उसका नाम आता है बहमनी साम्राज्य। तो 2 क्षेत्र इसके साम्राज्य से अलग हो गए। विजयनगर 1336 में अलग हो गया और बहमनी साम्राज्य अलग बनाया गया 1347 में। विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक हैं वो 2 भाई हैं, एक तो हरिहर व एक बुक्का। ये दोनों भाइयों के द्वारा ये साम्राज्य बनाया गया। और बहमनी साम्राज्य हसन गंगू के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से ये 2 राज्य इससे अलग हो गए। वहीं साथ में कुछ और चीज़ें हम देखें इसके साम्राज्य की, तो इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे बोलते थे दीवान ए कोही। दीवान है कोई, दीवान का मतलब डिपार्टमेंट, ए का मतलब ऑफ, कोही का मतलब कृषि। तो कृषि के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया और किसानों को ये अपनी भूमि के सुधार के लिए, फसल के सुधार के लिए ऋण उपलब्ध करवाता था। तो 2 तरह के किसान ऋण प्रचलन में थे उस समय। किसान ऋण जो प्रचलन में थे उनका नाम आता है, एक तो सोंधर, एक प्रकार का ये ऋण है, एवं एक और है वो है तक्कावी। तो सोंधर और तक्कावी प्रकार के जो ऋण थे वो इसके समय में प्रचलन में थे। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसके समय की प्रचलन में है वो ये है कि इसके समय एक ट्रेवलर यानी एक यात्री आया था मोरक्को से। तो मोरक्को यात्री जिसका नाम आता है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ये भी किसके काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोरक्को का यात्री था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम आता है किताब उल रेहला। किताब उल रेहला। अगर कहीं पर रेहला लिखा हो सिर्फ तो भी सही है कि रेहला किताब किसकी थी? इब्न बतूता की थी। तो इसने इब्न बतूता को, जिससे ये इब्न बतूता है, ये इससे इतना प्रसन्न था मोहम्मद बिन तुगलक कि इसको काजी नियुक्त कर दिया था। काजी का मतलब होता है जज। तो इसको दिल्ली में काजी नियुक्त कर दिया था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक बनेगा यहाँ पे वो बनेगा फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था। तो अगला जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है, चचेरा भाई है, चचेरा भाई। मोहम्मद बिन तुगलक को मैंने MBT शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब फिरोज शाह जो तुगलक है वो क्या है कि जो हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, लगभग 34 विद्रोह। हालांकि उसने बुद्धिमानी से निर्णय लिए पर वो सारे उसकी किस्मत के खिलाफ गए। तो 34 प्रकार के विद्रोह हुए और उन्हीं विद्रोहों को दबाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सबको खुश करने की नीति अपनाई, जिसको बोलते हैं तुष्टीकरण की नीति। कौन सी नीति बोलते हैं? तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो इसने तुष्टीकरण, तुष्टीकरण यानी सबको खुश करना, खुश करना। तो तुष्टीकरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब इसने सबको किस प्रकार खुश किया? जैसे पहली बात करें तो सैनिकों को इसने खुश किया, क्योंकि सैनिक जो थे वो परेशान थे किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। तो सैनिकों को खुश किया गया इसके द्वारा। तो सैनिक जो है, तो सैनिकों के जो पद थे उन पदों को वंशानुगत कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया गया। पहले ये जो सारे पद हुआ करते थे ये योग्यता के आधार पर हुआ करते थे, जो काबिल व्यक्ति थे वही आगे आते थे। पर इसने सैनिकों को खुश करने के लिए उस पद को क्या कर दिया गया? वंशानुगत कर दिया गया। इसने जो इस्लाम के कानूनों के जो जानकार थे, जिनको हम उलेमा बोलते हैं, उलेमाओं को खुश करने के लिए इसने क्या किया? इसने बोला कि मैं खुद एक सच्चा सुन्नी मुसलमान हूँ। खुद को इसने क्या बताया? खुद को सच्चा सुन्नी मुसलमान बताया, सुन्नी मुसलमान बताया। और खुद को सच्चा सुन्नी मुसलमान बता के इसने जो सिया मुसलमान लोग हैं, सिया मुसलमान भाई है, उनके ऊपर इसने मुहर्रम को बैन कर दिया, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की। और जो सिया मुसलमान मुहर्रम मनाता था उसको बैन करके सूफी संतों के खिलाफ भी इसने कार्रवाई की। तो खुद को सच्चा सुन्नी मुसलमान बता के इसने जो सिया मुस्लिम है, सिया मुसलमान है, सिया मुसलमान के खिलाफ जो है कार्रवाई की। इसलिए इसने इस तरह इसने जो इस्लामी कानूनों के जानकार थे उलेमा, उनको खुश किया। और एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो इक्तेदार प्रणाली थी, जो इक्तादार प्रणाली थी, इक्तादार प्रणाली, इस इक्तादार प्रणाली को भी इसने वंशानुगत कर दिया। इनका जो पदवीत है वो भी वंशानुगत कर दिया। वो इक्तादार मतलब जो भूमि के जो स्वामी हुआ करते थे, सब उन भूमि के स्वामी को इक्तादार बोलते थे। तो इक्तादार, इक्ता का मतलब होता है भूमि का भाग, और वहाँ पर उसको नियंत्रण में रखने वाला इक्तादार हुआ करता था। तो इक्तादार पद भी इसने वंशानुगत कर दिया था, मतलब कोई भी योग्यता के आधार पर नहीं आ सकता। और जो अलाउद्दीन के समय दाग व चेहरा, दाग एवं चेहरा नीति थी, जो कि हमने खिलजी वंश में पढ़ा था, दाग और चेहरा नीति, उसको भी इसने समाप्त कर दिया था उस प्रणाली को। तो यहाँ पे ये समाप्त करने से भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया था, भ्रष्टाचार धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा। दाग और चेहरा प्रणाली क्या थी कि जो इक्तादार हुआ करते थे, जिनके पास घोड़े हुआ करते थे, तो जब जो सर्वे के लिए जब आते थे कि आपके घोड़े कितने हैं, उन पे कितना खर्चा आएगा, वो सब सर्वे के लिए जब आते थे इक्तादारों के पास, तो इक्तादार क्या करता था कि दूसरे इक्तादार के घोड़े लेके दिखा देता था सर्वे में गलत, कि हमारे पास इतने घोड़े हैं, इतने मवेशी हैं। तो दाग और चेहरा नीति में क्या होता था कि दाग लगाया जाता था हर एक घोड़े पे, इस इक्तादार के ये घोड़े हैं, उनके एक सील गर्म करके घोड़े की पीठ पर लगा दी जाती थी, तो उससे पता चलता था कि ये इस इक्तेदार का घोड़े हैं। तो वो प्रणाली इसने ख़त्म कर दी। तो उससे भी क्या है, जो साम्राज्य था उसमें भ्रष्टाचार धीरे धीरे पनप रहा था। उसके साथ इसने कुछ काम अच्छे भी करवाए, जैसे नहरों का निर्माण करवाना। नहरों का जो सर्वाधिक निर्माण है वो इसी के काल में हुआ। और लगभग 300 से ज़्यादा शहर इसने बसाए, 300 से ज़्यादा शहर इसने बसाए। पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हमको ध्यान रखने हैं। एक तो है फतेहाबाद, फतेहाबाद, एक है हिसार, हिसार, एक है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, एक है फिरोजपुर, फिरोजपुर। तो हालांकि ये तो फिरोज नाम इसमें आ रहा है, तो इससे फिरोज शाह तुगलक आंसर अपन लगा सकते हैं, क्योंकि ये नाम से ही समझ में आ रहा है फिरोजाबाद और फिरोजपुर। फतेहाबाद और हिसार
जो है ये हरियाणा में है। और इसी तरह एक और शहर का नाम आता है जौनपुर। तो जौनपुर भी इसके द्वारा बसाया गया शहर था जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये नाम महत्वपूर्ण है, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर किसके द्वारा बसाए गए? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। और क्या हमें इस चीज़ में देखना है कि 2 अशोक स्तंभ हमें ध्यान रखने हैं। 2 अशोक स्तंभ, एक तो है टोपारा का अशोक स्तंभ जो हरियाणा में है, और एक है मेरठ का जो उत्तर प्रदेश से। इन 2 अशोक स्तंभ को ये दिल्ली लाया था। ये चाहता था कि अशोक स्तंभ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी जो उसकी जो लिपि है उसको ये पढ़ना चाहता था, पर ये सफल नहीं हुआ। तो दिल्ली लाया गए 2 अशोक स्तंभ, कौन से शासक के द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोनों अशोक स्तंभ कहाँ से संबंधित था? टोपारा और मेरठ से। उसके बाद और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर, इस पर आक्रमण किया गया। इसने गैर मुसलमानों पर एक टैक्स लगाया, गैर मुसलमानों पर भूमि टैक्स लगाया, भूमि कर लगाया। उसका नाम आता है खराज कर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खराज कर किससे संबंधित है? तो ये एक प्रकार का क्या है? भूमि कर है। तो खराज कर किस प्रकार का कर है? एक प्रकार का भूमि कर है। इसके द्वारा एक जल शुल्क लगाया गया, जल शुल्क या फिर इसको सिंचाई शुल्क भी कह सकते हैं। सिंचाई पे ये लगता था किसानों के ऊपर। और जल शुल्क को बोला हासिल ए सर्ब। सर्ब का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। तो पानी के ऊपर लगाया गया टैक्स था हासिल सर्ब। तो प्रश्न आता है कि हासिल सर्ब किससे संबंधित है? तो ये जल शुल्क का एक प्रकार है जो फिरोज शाह तुगलक के समय चलाया गया। इसके बाद एक पेंशन डिपार्टमेंट इसके द्वारा बनाया गया, एक पेंशन विभाग बनाया गया जिसका नाम है दीवान ए इस्तियाक। एक दान विभाग इसके द्वारा बनाया गया जिसका नाम आता है दीवान ए खेरात। तो दीवान का मतलब होता है डिपार्टमेंट, ए का मतलब ऑफ, तो डिपार्टमेंट ऑफ खेरात मतलब किसी को दान में देना। तो दान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ खेरात मतलब दीवान ए खेरात। पेंशन विभाग दीवान ए इस्तियाक, ये इसके द्वारा बनाया गया। और एक और डिपार्टमेंट बनाया गया दीवान ए बंदगान, जो बंधक होते थे उनके लिए एक विभाग बनाया गया। तो उसका जो गुलामों के लिए डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, बंधक यानी गुलामों का विभाग। उसका भी डाटा इसके पास रहता था क्योंकि लगभग 1,80,000 गुलाम इसके राज्य में थे। तो उनके डाटा के लिए, उन पे नियंत्रण के लिए दीवान ए बंदगान नाम का डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जो खुद के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम आता है फतवा ए फिरोज शाही। किसके द्वारा लिखी गई? खुद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और एक और पुस्तक हमें ध्यान रखनी है, तारीख ए फिरोज शाही, जो कि लिखी थी बरनी ने, जियाउद्दीन बरनी। तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी गई, किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो ये फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। और इसके बाद हम बात करेंगे एक अंतिम शासक की, और जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। तो नसरुद्दीन मोहम्मद जब शासक बना, नसीरुद्दीन महमूद जब शासक बना, तो ईरान वाले क्षेत्र से तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया। और तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया तो नसरुद्दीन महमूद भाग गया गुजरात। और गुजरात जब भाग गया तो दिल्ली में तैमूर लंग ने बहुत आतंक मचाया, वहाँ पर खूब लूटपाट हुई। और ये जो आक्रमण था तैमूर लंग का, ये 1398 ईस्वी का आक्रमण था। तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। और जब ये वापस गया दिल्ली से वापस ये लौटा तो इसने पंजाब में एक गवर्नर नियुक्त किया। उस गवर्नर का नाम आता है खिज़र खान। क्या नाम आता है?
खिज़र खान। तो खिज़र खान ने बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद की हत्या कर दी। नासिरुद्दीन मोहम्मद को मार के खिज़र खान के द्वारा ही जो है यहाँ पर सैयद डायनेस्टी की स्थापना की गई, सैयद वंश की स्थापना हुई दिल्ली में। तो तुगलक वंश के बाद जो अगला जो वंश पढ़ेंगे हम, सैयद वंश, जिसकी स्थापना खिज़र खान ने की। ये किसके साथ आया था? तैमूर लंग के साथ, जिसको पंजाब का गवर्नर बना के गया था तैमूर लंग। और तैमूर लंग तो वापस चला गया, पर खिज़र खान को यहाँ पर छोड़ गया। तो खिज़र खान में के नेतृत्व में एक डायनेस्टी बनेगी, सैयद डायनेस्टी, जिसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो था, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट हमने सारी जानकारी इसमें देखी कि तुगलक वंश का किस प्रकार के शासनकर्ता यहाँ पे रहे और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर देखे। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।